एक बहुत बड़ा नेता मास्टर मुजाहिद साहब हैं, वो जेडीयू छोड़ चुके हैं और शायद कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। आपको कहाँ तक? हाँ, आरजेडी में आएंगे तो स्वागत है। हमको पता है कि आरजेडी में आना चाह रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह। वैसे लोग अगर आते हैं तो स्वागत है हमारा। अगर वो आरजेडी में आ जाते हैं तो आरजेडी से अभी भी विधायक हैं कोचाधामन से, तो क्या लगता है कि टिकट कट सकता है क्या? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हमने कहा था कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे, हमको टिकट चाहिए किशनगंज विधानसभा से। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुझे आश्वस्त भी कराया, जिसमें समझिए कि विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर आदरणीय पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब थे। आपको टिकट मिलेगा? आपको पूरा यकीन है? पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। अच्छा, तो आप ही के गठबंधन से हैं, कांग्रेस से विधायक हैं इजहारुल हुसैन साहब? हाँ बिल्कुल है कि यहाँ पर कांग्रेस से जीते हुए इजहारुल साहब भी हैं। सवाल है कि देखिए पॉलिटिक्स आज होता है, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। हम इधर जन्मदिन मना रहे हैं, वो अलग प्रोग्राम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष मतलब आपको हटाने के लिए। हाँ, हटाने के लिए। अच्छा। तो खैर वो हटाना नहीं हटाना इन लोगों की बस की बात भी नहीं है, वो ऐसा कर भी नहीं सकता है ये लोग। वो सबसे पहली बात है कि वो यहाँ के निवासी है नहीं, पूर्णिया के हैं। अब पूर्णिया से आकर के यहाँ स्कूल चलाते हैं। तब उन लोगों के कहने पर अगर कोई बाहर से आए हुए पदाधिकारी आते हैं कि यहाँ पर संगठन मजबूत हो, जिला अध्यक्ष से मिलकर के संगठन को मजबूत किया जाए, इस कारण से लोगों को यहाँ भेजा जाता है। ये लोग आकर के यहाँ पर उल्टा काम करते हैं। ये जवाब उनसे भी पूछिएगा जो खालिद साहब हैं, जो आते हैं आकर के यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने में लगे हुए हैं। जो आज तक के एक एंकर है अंजना ओम कश्यप, जो समझिए कि गोदी मीडिया है, पूरे नाच करके पूरे देश को बता रही है। इसी देश के अंदर में ऐसे ऐसे राज्य हैं, ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर रेशियो समझिए कि 133% है, 134% है, 140% है, 120% है। ये नाच करके बता रही है सिर्फ किशनगंज के 4 जिला को। किशनगंज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? किशनगंज को टारगेट किया जाता है कि ये लोग सरकार के पंगु बने हुए हैं। ये लोग सरकार से इन लोगों को पैसा मिलता है, ये लोग अंकरगिरी करते हैं। शकुनी चौधरी का देखिएगा भाषण, इसी बिहार के अंदर में, इसी भागलपुर में भाषण दिया था कि देश के अंदर में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है वो नीतीश कुमार है और उसी का बेटा सम्राट चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केटीवी लाइव देख रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द। एक बार फिर से सबको सरकार चुनने का मौका मिलेगा, अपना मुख्यमंत्री विधायक चुनने का मौका मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं किशनगंज के पूर्व विधायक जनाब कमरुल हुदा साहब से, जो कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं और आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आपको भी। चुनाव आ रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के, क्या चल रहा है तैयारी आरजेडी की तरफ से? तैयारी ऐसा नहीं है कि भी चुनाव आ रहा है तब हम तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जिस समय 2020 में इलेक्शन हारे, उसके बाद से ही हम लोग का तैयारी शुरू है। उसके बाद से तैयारी शुरू है, तो स्पेशल तैयारी तो होती है चुनाव में खास करके? स्पेशल में कुछ नहीं है। क्षेत्र में लोगों का दुख दर्द पर जाना, लोगों के पास हाजिरी देना, लोगों के दुख दर्द पर काम आना, यही तो चुनाव है। जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनके एक आवाज़ पर पहुंचना, ये 2020 में चुनाव हारने के बाद ही हम लोग क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब चुनाव समय आएगा तो फिर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष को कोई जिम्मेदारी दी गई है? किस चीज़ का जिम्मेदारी? मतलब कि लोगों के पास जाने के लिए, बाकी पार्टी में रहने का मतलब, पार्टी में रहने का मतलब ही वही है कि अगर हम जिला अध्यक्ष हैं तो जिला में संगठन मेरा मजबूत हो, जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक, इवन के बूथ लेवल तक, बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत हो, जो आने वाले कल में हम लोगों को ये मजबूती सामने में दिखे। सर, अभी आज एक घोषणा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है कि अगले महीने से ये लागू हो जाएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से पहले ही ये घोषणा किया गया था 100 यूनिट, और आज नीतीश कुमार 100 यूनिट से भी बढ़कर के 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। हाँ, तो ये लोग जो है ना देखा देखी काम करते हैं ना। देखा देखी हमारे नेता जो बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जब सरकार में आएंगे तो हमारे जो वादे हैं उस वादा को हम उस पर खड़ा उतरेंगे। और जब ये देख रहा है कि वादा कर रहे हैं उसको, ये अपना, ये तो भी सरकार में है, ये देखा देखी वाला काम कर रहे हैं।
तो देखा देखी करके अभी इन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया कि 1 अगस्त से, देखिए 1 अगस्त से अगर लागू हो जाए तब ना। तो ये आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, आम पब्लिक के लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर मान लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा तो आम पब्लिक के लिए तो फ़ायदा का चीज़ है। आरजेडी की तरफ से घोषणा की गई थी 100 यूनिट बिजली के लिए, तो क्या लगता है कि आरजेडी का जो ये है, जो मैनिफेस्टो है, जो उनका घोषणा है, उसको नीतीश कुमार अपनी ओर खींच रहे हैं? नीतीश कुमार अपने ओर खींच रहे हैं। नीतीश कुमार के पास जो है ना अभी कुछ बचा हुआ नहीं है। और जो हमारा नेता करते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उसी को ये भुनाने का काम करता है, क्योंकि ये सरकार में है। और जब हम लोग सरकार में आएंगे तो बिजली फ्री करेंगे, उसके बाद माँ बहन मान योजना जो है उसको लागू करेंगे, 1500 रुपया हर महिला को देने का। जो जो हमारे नेता ने वादा किया है और जनता अगर मौका देती है, अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इंशाल्लाह सारे वादे पूरे होंगे। तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं, आपके आरजेडी जो वादा करते हैं, वो चीज़ नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, चाहे फ्री बिजली हो या फिर पेंशन वाला मामले पर हो। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को, आपको आरजेडी को मुद्दा विहीन करने की सोच तो नहीं है कि चुनाव आए तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा? वो जितना करे, जब समय आएगा, जनता देख रही है और जनता सब समझ रही है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे बिहार के जनता ने ठान लिया है। अब वो दिन दूर नहीं है, नज़दीक आ रहा है। और जब आएगा समय तो जनता बता देगी। आप जिलाध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी वहीं पर, मुझे हम भी वहाँ पर गए थे। आपको वहाँ पर दावत नहीं की गई थी, नहीं आप न बुलाया गया था और नहीं आप गए थे। आप नाराज़गी भी जताए थे मीडिया के सामने में। तो क्या लगता है सर, अभी वो नाराज़गी है बरकरार? कहाँ वाली मीटिंग? वहाँ पर दानिश इकबाल साहब के वहाँ पर ये नहीं था? सवाल है कि देखिए, दानिश इकबाल का साहब के यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, उस दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। हम लोग जन्मदिन की तैयारी पर थे। पूरे जिला में सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया, दावत किया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन के मौका पर आइए, केक काट करके हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन एक समझिए कि निर्वाची पदाधिकारी प्रोफेसर खालिद साहब, उन्होंने उसी दिन जन्मदिन के मौके पर दूसरे जगह में एक प्राइवेट स्कूल में चुनाव प्रक्रिया का रख दिया। लोगों को बोल दिया, लोगों को बरगला दिया, लोगों को बाका दिया कि चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष को हटाया जाएगा और वहाँ पर सारे लोग आइए, हम इधर जन्मदिन मना रहे हैं, वो अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष मतलब आपको हटाने के लिए? हाँ, हटाने के लिए। तो खैर वो हटाना नहीं हटाना इन लोगों के बस की बात भी नहीं है, वो ऐसा कर भी नहीं सकता है ये लोग। मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी प्रभारी या पदाधिकारी बन करके आते हैं, सबसे पहले उसकी इंटीमेशन, उसकी सूचना जिलाध्यक्ष को होना चाहिए। जो इन लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई सूचना जिलाध्यक्ष को नहीं दिया जाता है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, वो लोग दूसरे जगह जाकर के एक प्राइवेट स्कूल में चुनाव प्रक्रिया करा रहा है। तो वो उनका मतलब है, जिसकी सूचना हमने लिखित तौर पर प्रदेश कार्यालय में दे दिया है कि इस तरह के लोगों को, चूँकि किशनगंज से 400 किलोमीटर दूर पर प्रदेश है, पटना है, और वैसे लोगों को प्रभारी बना करके भेजा जाए जो आर्थिक रूप से संपन्न हो। वैसे लोगों को पदाधिकारी बना करके मत भेजा जाए जो जिला में आकर के संगठन को कमज़ोर करे और दूसरे लोगों से बात करके, और वैसे लोगों के यहाँ पर उस जगह पर जहाँ करके करते हैं, उस स्कूल में जा करके प्रोग्राम करते हैं। जो स्कूल वाले जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर तो है नहीं, उनका मामा डायरेक्टर है। वो सबसे पहली बात है कि वो यहाँ के निवासी है नहीं, पूर्णिया के हैं। अब पूर्णिया से आकर के यहाँ स्कूल चलाते हैं। तब उन लोगों के कहने पर अगर कोई बाहर से आए हुए पदाधिकारी, जो पदाधिकारी आते हैं कि यहाँ पर संगठन मजबूत हो, जिला अध्यक्ष से मिलकर के संगठन को मजबूत किया जाए, इस कारण से लोगों को यहाँ भेजा जाता है। ये लोग आकर के यहाँ पर उल्टा काम करते हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आकर के, चाहे वो आर्थिक रूप से बहकावा हो या जैसे भी बहकावा हो, उस बहकावे में आकर के यह काम करते हैं जो बिल्कुल गलत है। इसकी सूचना मैंने प्रदेश कार्यालय को दे दिया है। तो आखिर कारण क्या रहा कि तमाम तर आरजेडी के जिला पदाधिकारी एक तरफ हो गए
है और जिला अध्यक्ष को नहीं बुला गया इस मामले पर, जिला अध्यक्ष को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो जिला अध्यक्ष को नज़रअंदाज करना, ये तो वही बता सकता है। ये बात उनसे पूछिए कि आपने जिला अध्यक्ष को खबर क्यों नहीं की। चूँकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उस दिन जन्मदिन था, हम लोग जन्मदिन मना रहे थे और हमारे यहाँ भी आए थे लोग, केक काटने के लिए सारे लोग आए। बाद में विधायक लोग भी आए। विधायक लोगों से मैंने पूछा भी कि आप लोगों को पहले यहाँ आना चाहिए, प्रोग्राम यहाँ पर है, खबर यहाँ पर है, आप लोग एक अलग जगह में जाकर के चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं कि और लोगों को बरगला करके बहका करके चुनाव का काम कर रहे हैं। ये तो मैंने उनसे कहा था, लेकिन ये जवाब उनसे ही पूछिएगा जो खालिद साहब हैं, जो आते हैं आकर के यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। आप विधायक रह चुके हैं, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या आपकी तैयारी चल रही है आपकी खुद की? कमरुल हुदा साहब चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल तैयारी है। तैयारी मतलब चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे? चुनाव इंशाल्लाह लड़ेंगे। और हमारी जब बात हुई थी, जब हम राष्ट्रीय जनता दल में आए थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से अलग में बैठ करके हमने बात किया था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हमने कहा था कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे, हमको टिकट चाहिए किशनगंज विधानसभा से। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुझे आश्वस्त भी कराया, जिसमें समझिए कि विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर आदरणीय पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब थे। आपको टिकट मिलेगा? आपको पूरा यकीन है? पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। अच्छा, तो आप ही के गठबंधन से हैं, कांग्रेस से विधायक हैं इजहारुल हुसैन साहब? हाँ बिल्कुल है कि यहाँ पर कांग्रेस से जीते हुए इजहारुल साहब भी हैं। सवाल है कि देखिए, पॉलिटिक्स आज होता है, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। तो उस को लेकर के चलिए कि पॉलिटिक्स में हमेशा आज होता है, कल की कल्पना मत कीजिए कि कल क्या होगा। कल किसने देखा है? तो लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा ये लग रहा है कि जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट थोड़ा कटना मुश्किल है। और दूसरी बात यही कि आप गठबंधन में हैं और वो खुद ही किसी दूसरे पार्टी से हैं, तो आरजेडी से आरजेडी को अगर सीट नहीं जाएगी, सीट अगर कांग्रेस को चली जाती है, तो फिर आपका तो फिर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो वो समय फिर आएगा तो उसी समय बताएंगे। ये बात जब पूछिएगा, जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, जब वो टिकट चली जाएगी, फिर उस समय बताइएगा, तो फिर बताएंगे कि हम क्या करेंगे। वो तो खैर अलग बात है, वो तो सब भविष्य भी ही बताएगा। लेकिन बात यह है कि मान के चलिए कांग्रेस के पास सीट चली जाती है, तो कमरुल हुदा साहब क्या करेंगे? मैदान में उतरेंगे या फिर बने रहेंगे ऐसे ही? ये तो समय की बात है, वक्त बताएगा। इसलिए हमारे नेता पर हमको पूरा विश्वास है। नेता हमको चुनाव लड़ाएंगे और इंशाल्लाह नेता के नाम पर, नेता का झंडा लेकर के चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह 101% जीतेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कहा यह जाता है कि बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज, इसमें आरजेडी का रहेगा और किशनगंज कांग्रेस के पास चला जाएगा। वही तो बोले कि ये समय बताएगा, वक्त आने दीजिए, बताएंगे। वक्त आने दीजिए इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा नेता मास्टर मुजाहिद साहब हैं, वो जेडीयू छोड़ चुके हैं और शायद कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। आपको कहाँ तक क्या? अच्छी बात, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो अच्छी बात है। आरजेडी में अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है, लोगों के तरफ से सुन रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं आरजेडी में जा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं एमआईएम में जा रहे हैं। जिस तरह से आप सुन रहे हैं उसी तरह से हम भी सुन रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष, आपको नहीं पता है इस बारे में? हाँ, आरजेडी में आएंगे तो स्वागत है। हमको पता है कि आरजेडी में आना चाह रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह। वैसे लोग अगर आते हैं तो स्वागत है। हमारा संगठन मजबूत होगा और जिला में सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं होता है ना, और स्वागत है उनका। अगर आना चाहते हैं तो वो आते हैं तो उनका स्वागत है। तो किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा आने से? फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता है और ये तो आदरणीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेंगे, वही बताएंगे। समय पर सारा बात सामने में आ जाएगा। फ़र्क के बारे में इसलिए बात की क्योंकि कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा चुनाव तो लड़ेंगे। अगर वो आरजेडी में आ जाते हैं तो आरजेडी से अभी भी विधायक हैं कोचाधामन से, तो क्या लगता है कि टिकट कट सकता है क्या? ये समय पर बताया जाएगा। ये अभी कुछ भी कहना समय से पहले होगा। कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, उस समय से पहले हो जाएगा। समय आएगा सब पता चल जाएगा। समय आएगा सब पता चलेगा। अच्छा, चुनाव जो भी घोषणा या फिर मैनिफेस्टो है आरजेडी की, वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन अपने इलाके के मुद्दे को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, चाहे नदी कटाव को लेकर हो या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपको पता ही होगा उस चीज़ को लेकर के आपके मैनिफेस्टो में भी नहीं है सर। हमारे इलाके में सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज जो क्षेत्र है इसमें नदी कटाव बहुत कम है,
जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर बहुत जगह है सर, बहुत जगह है जिस जिस जगह पर है नदी कटाव है। उसके लिए हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी हम जिला अध्यक्ष हैं और हमारी सरकार नहीं है। हमारी जो सरकार आई थी 17 महीना का सरकार ने जो करके दिखाया, वो समझिए कि 17 साल बनाम 17 महीने। 17 महीना में हमारे नेता ने वो सारे काम करके दिखाए, सारे वादे जो किए थे वो सारे पूरा करके दिखाए। और इंशाल्लाह जब हम लोग सरकार में आएंगे तो सारे मुद्दों पर हम लोगों की नज़र है, सारा मुद्दा जो है इंशाल्लाह होगा। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किए, चक्का जाम रहेगा। जी थी वोटर वेरिफिकेशन में जो SIR है, ये गहन पुनरीक्षण जो सरकार चुनाव आयोग अभी करा रही है, ये चुनाव आयोग नहीं सरकार आयोग है। सरकार आयोग है? बिल्कुल। सरकार आयोग कैसे होता है? चुनाव आयोग है? नहीं, चुनाव आयोग संगठन है, सरकार के इशारे पर चलती है। सरकार के इशारे पर अगर नहीं चलती, अभी पूरे बिहार से सभी दल के BLA 1 को 16-17 अप्रैल को दिल्ली बुलाया गया था। चुनाव आयोग ने बुलाया था, चुनाव आयोग ने आमंत्रित करके हम सारे लोगों को बुलाया था। BLA की BLO? BLA 1। तो BLA 1 मैक्सिमम वही है जो जिला अध्यक्ष होता है। तो सभी दल के BLA 1 को 16-17 तारीख को एक प्रशिक्षण शिविर दिल्ली में रखा था चुनाव आयोग। उसमें सभी दल के लोग अपने अपने पार्टी के साथ में सब गए थे वहाँ पर, और 2 दिवसीय प्रशिक्षण चला। अगर ये गहन पुनरीक्षण ही करना था तो 16-17 तारीख को 16-17 अप्रैल को आपने बुलाया और उस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया कि जो 18 वर्ष के लोग हैं उनका नाम जोड़ना चाहिए। किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति वोटर लिस्ट से नहीं हटे और उनका नाम को जोड़े, फॉर्म 6 में भर करके दिया जाए। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जितने भी प्रक्रिया है सारा प्रशिक्षण वहाँ पर दिया गया। तो ये बात क्यों नहीं आई? चुनाव आयोग क्यों नहीं बताया? 16-17 अप्रैल को पूरे बिहार के सभी दल के BLA 1 को आपने बुलाया, सभी जिला अध्यक्ष को वहाँ पर बुलाया, और उस प्रशिक्षण में आपने कभी ये नहीं कहा कि नहीं इस तरह का गहन पुनरीक्षण भी करना है तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते। उस समय नहीं बताया चीज ना, कभी नहीं। 16-17 अभी सामने में 16-17 अप्रैल को प्रशिक्षण शिविर रखा था, चुनाव आयोग ने रखा था, और हम लोग गए वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए। और वहाँ पर प्रशिक्षण में हम लोगों को बताया गया कि जो वोटर मृत हो गया है उनको हटाना कैसे है, और जो लोग बाहर में रहते हैं उनका नाम जोड़ना कैसे है, फॉर्म 6, 7, 8 ये सब के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन उस समय आपने कभी एक बार भी नहीं बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि पुनरीक्षण भी हो सकता है, SIR भी बिहार में हो सकता है। सारे लोग सतर्क रहते हैं। आप ऐसा टाइम पर बोलते हैं, कि लोगों के पास समय नहीं है। ये इलाका खास करके बिहार के इस सीमांचल इलाका, बिहार में ही पूरे बिहार में कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, लोग परेशान हैं। 3 करोड़ से अधिक मतदाता बाहर में अपना रोजगार के लिए गए हुए हैं, बाहर में रोजगार कर रहे हैं। आप अचानक बता रहे हैं कि 25 दिन के अंदर में, 1 महीना के अंदर में वोटर पुनरीक्षण हो जाना है, और उसमें 11 दस्तावेज आपने दे रहे हैं कि ये दस्तावेज को देना है। तो ये समझिए कि साजिश नहीं तो क्या है। ये सरकार पूरी तरह से जान गई है कि आने वाला कल हम सरकार में नहीं आ सकते हैं। जिस तरह से इन लोगों ने महाराष्ट्र में वोटर को बढ़ा करके सत्ता में बैठने का काम किया, उसी तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर 15 से 20% वोटरों को हटा दिया जाए। दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और अक़लियत के लोगों की वोटों को हटा करके और हम तभी सत्ता में बैठ सकते हैं। इन्होंने एक नया फंडा निकाला और उस नया फंडा के आधार पर अभी ये लोग वोटर पुनरीक्षण कर रहे हैं। ये 25 दिन के अंदर में संभव है। जो लोग बाहर में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाने के गर्ज से गए हुए हैं। 3 करोड़ से अधिक वोटर बाहर में है। यहाँ पर बाढ़ का टाइम है, अभी BLO जा नहीं सकते हैं घर पर।
तो ये समझिए कि एक तरह का साजिश है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो फर्जी वोटर है उसको लेकर के इसको लाया गया है। वहीं पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सीमांचल किशनगंज की तरफ घुसपैठिया ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया था, 8 नवंबर 2016 को अचानक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, 8 बजे टीवी पर आए और टीवी पर आकर के ये ऐलान किया कि अभी से 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। सारे लोग परेशान हो गए। जब सुबह लोग उठते हैं, मुंह धो करके टीवी खोलते हैं तो पता चला कि लीगल टेंडर नहीं होगा, नोटबंदी हो गया, पूरे देश में खलबली हो गई, लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, अपने नोटों को बदलवाने के लिए लाइन लगने लगे, जिसमें अपना पैसा लेकर के बदलवाने के लिए जा करके पुलिस के डंडे खाए और कितने लोग उसमें मृत्यु भी हो गए। तो वही इन्होंने अभी वोटर पुनरीक्षण में कर रहा है कि अचानक सा 25 दिन के अंदर में वोटर पुनरीक्षण करके इन लोगों को मैंने हटाया जाए। तो ये लोग का मंशा है कि 15 से 20% वोटर हट जाएगा और हटने के बाद हम सत्ता पर आसीन हो सकते हैं। एक बात आपने कहा अभी कि फर्जी वोटर्स, कहाँ है फर्जी वोटर्स, कौन लोग हैं फर्जी वोटर्स? 35 लाख वोटर का नाम काट दिया गया अभी तक। जो आज तक के एक एंकर है अंजना ओम कश्यप, जो समझिए कि गोदी मीडिया है, पूरे नाच नाच करके पूरे देश को बता रही है कि किशनगंज जिला ही उनको नजर आया। इस सीमांचल का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया 4 जिले में अकलियत के लोग हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। यहाँ फर्जी वोटर है। आधार कार्ड में इन्होंने बताया कि 126%, 122%, 120% इन चारों जिला में है। मैं उस गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप से कहना चाहता हूं कि जो नाच नाच करके पूरे देश को बता रही हैं, आप आंकड़ा बताइए पूरे देश का, आप आंकड़ा बताइए गुजरात का, आप आंकड़ा बताइए मध्य प्रदेश का, आप आंकड़ा बताइए राजस्थान का, आप आंकड़ा बताइए यूपी का, कि वहाँ पर क्या आधार कार्ड बढ़ा हुआ है कि नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये आधार कार्ड बढ़ने का कारण क्या है। उसमें कारण साफ तौर से ये है कि एक आदमी अगर डेथ कर जाता है, डेथ करने के बाद वैसा कोई नहीं है कि डिलीटेशन करने का, कि आदमी मर जाता है, वोटर लिस्ट से नाम उसका डिलीट हो जाता है, सूचना दिया जाता है कि ये आदमी का इंतकाल हो गया है, वोटर लिस्ट में फॉर्म भर के देता है, उसका डिलीटेशन होता है। लेकिन ये आधार कार्ड में ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। तो जो आदमी मृत्यु होता है तो उनका तो आधार कार्ड रहेगा ही, एक्टिव रहता है और एक्टिव रहता है। जब आधार कार्ड एक्टिव रहेगा तो ये तो परसेंटेज बढ़ेगा ही, 120%, 22%, 24%। इसी देश के अंदर में ऐसे ऐसे राज्य हैं, ऐसे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर रेशियो समझिए कि 133% है, 134% है, 140% है, 120% है। ये नाच नाच करके बता रही है सिर्फ किशनगंज के 4 जिला को। किशनगंज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? किशनगंज को टारगेट किया जाता है कि ये लोग सरकार के पंगु बने हुए हैं, ये लोग सरकार से इन लोगों को पैसा मिलता है, ये लोग अंकड़गिरी करते हैं, इसीलिए किशनगंज को टारगेट किया जाता है। और किशनगंज में मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो कौन है, ये शकुनी चौधरी, उन्हीं का बेटा है। शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी है। शकुनी चौधरी का देखिएगा भाषण, इसी बिहार के अंदर में, इसी भागलपुर में भाषण दिया था कि देश के अंदर में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है वो नीतीश कुमार है, और उसी का बेटा सम्राट चौधरी। वो सम्राट चौधरी का भी बयान है कि जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे, मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, तब तक दम नहीं लेंगे, और पगड़ी बांध लिए, और वो पगड़ी बांध करके ले करके उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जा करके नीतीश कुमार के पाँव में पगड़ी को रख दिए और बोले कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, अब हम उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वही सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं किशनगंज के बारे। इन लोगों को जानना चाहिए, एकदम जानना चाहिए इन लोगों को, और देश को बताना चाहिए कि ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, यहाँ कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी रोहिंग्या नहीं है, जो हैं यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 1972 में जब एक वार हुआ था बांग्लादेश के साथ में, उस समय बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान के अंदर में आए थे, और आने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी जी उन लोगों को ज़मीन दिए, ज़मीन दे करके बसाए, अच्छी बात है। वो लोग वहाँ से आए बेघर होकर के, यहाँ आकर के उन लोगों को ज़मीन दिए, उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम हुआ। वो आता है तो क्या है, वो शरणार्थी है। और मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, बर्दवान से आने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से कि आप बताइए कि ये मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली और बर्दवान हिंदुस्तान में है या बांग्लादेश में है? यहाँ पर लोग कमाने के लिए आए। ये इलाका बंजर इलाका था। इस इलाके में आकर के, इस नदी कटान के इलाके में आकर के, धसान के इलाके में आकर के लोगों ने अपना मेहनत मुशक्क़त से रोजगार करके आज मजबूत हुए हैं। तो इन लोगों के नज़र में खटक रहा है कि बांग्लादेशी हैं। आप आए तो हो गए शरणार्थी, और जो यहाँ हिंदुस्तान से आकर के हिंदुस्तान में बसे हैं तो वो हो गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी न बांग्लादेशी है न कोई रोहिंग्या है। जो हैं वो हिंदुस्तान के वासी हैं, बिहार के वासी हैं, और अगल बगल ज़िला से आकर के यहाँ पर बस करके अपना मेहनत मुशक्क़त से अपना रोज़गार करते हैं। ये यहीं के निवासी हैं। ये कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर नहीं है। ये लोग अपना मैंने ये चमकाने के लिए, अगर मुसलमान को गाली नहीं देगा तो ये लोग नेता नहीं बनेंगे। ये गिरिराज सिंह जी हैं, माननीय मंत्री, मुसलमान को गाली नहीं देंगे तो शायद उनका पेट का भात हजम नहीं होगा। तो ये लोग मुसलमानों को गाली दे करके अपना पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। और यहाँ पर कहीं कोई बांग्लादेशी, कहीं कोई रोहिंग्या कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इस बिहार में आकर के बस रहे हैं। ये लोग जो साजिश करके अभी नाम कटवाना चाह रहे हैं, इस साजिश पर भी ये लोग विफल हो जाएंगे। हमारा टीम, हमारा जो है राष्ट्रीय जनता दल का टीम पूरे ज़िला में, सभी ज़िला में घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये जो 11 दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दे करके आप बीएलओ के पास से, बहुत जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि बीएलओ जो है रिसीविंग नहीं दे रहा है। बीएलओ के पास, बीएलओ का भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। कई जगह पैसे लेकर के दाम चढ़ा रहे हैं। तो एक 16 नंबर, हमारे 16 नंबर वार्ड से एक दिन फ़ोन आया कि रिसीविंग नहीं देना चाहता है। कई जगह से पैसे लेकर भी मामले सामने आए कि पैसे लेकर मामला होता है। तो हम लोग जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की टीम हर गांव में जा कर के, हर ब्लॉक में जा कर के अपना अपना मीटिंग करके लोगों को जगाने का काम करते हैं कि कोई भी बीएलओ ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो एक फॉर्म उसके पास अगर है, आप उस फॉर्म को जेरोक्स करा लीजिए। जेरोक्स करा करके उनसे रिसीविंग ज़रूर लीजिए। अगर वो रिसीविंग नहीं देता है तो आप एसडीओ साहब को फ़ोन कीजिए। अगर एसडीओ साहब नहीं सुनते हैं तो डीएम साहब को फ़ोन कीजिए। और अगर नहीं होता है तो फिर आप हमको फ़ोन कीजिए। मैं अपने माध्यम से डीएम साहब से बात करूंगा, एसडीओ साहब से बात करूंगा। और मैं इस मामले में डीएम साहब से बात भी किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीएलओ को रिसीविंग देना है। तो ऐसी सूचनाएं आती है कि कुछ जगह में लोग धमका करके, चूँकि देखिए इलाका जो है ना शुरू से ही गरीब है और यहाँ पर दलित, महादलित के लोग रहते हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकार नहीं हैं। इन लोगों को धमका करके पैसा वसूल अगर करते हैं तो इस तरह की सूचना अगर जिन बीएलओ के खिलाफ में होगा, उस पर हम लोग आदरणीय डीएम साहब को बोल करके उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको सस्पेंड करवाने का भी हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि सच में किशनगंज को कुछ ज़्यादा ही लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो या फिर बीजेपी के लोग हो। एक और विधायक है मनन कुमार मिश्रा, जो कि बीजेपी के विधायक हो। उनका खुद का कहना है कि किशनगंज सीमांचल में घुसपैठिए बहुत ज़्यादा बसते हैं, यहाँ पर घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी है। खैर, अगर जो भी है तो आप पहचान करके उसको निकालिए, नहीं तो फिर इस तरीके से आरोप लगा करके बदनाम करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। हम अभी बात कर रहे थे किशनगंज के पूर्व विधायक जनाब कमरुल हुदा साहब से। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर रख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।